नमस्कार साथियों, इवन क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि अपना चैप्टर 9 चल रहा था और हम प्रकाश के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने पिछली क्लास के अंदर प्रकाश के परावर्तन वाला जो टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम इसी चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है यानी कि अपवर्तन के बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने अपवर्तन की परिभाषा के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने अपवर्तन की जगह परावर्तन शब्द बोल दिया था। मेरे को वीडियो अपलोड करने के बाद पता चला कि मैंने अपवर्तन की जगह परावर्तन बोल दिया, तो उसके लिए मैं आज नई परिभाषा लेकर आया हूँ अपवर्तन की, और इसी परिभाषा को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि वो पिछले वीडियो में मेरे से गलती हो गई थी और गलती से मैं बोल गया था। तो यहाँ पर देखो एकदम ध्यान से कि अपवर्तन की परिभाषा थी जो है वो ये लिखनी है अपने को। अपवर्तन की जो परिभाषा काम में लेनी है वो ये लेनी है अपने को। और अब हम सीखेंगे कि अपवर्तन पर आधारित जो घटनाएं हैं वो कौन कौन सी है। यदि हम बात करें अपवर्तन की परिभाषा की, तो ये अपने को लिखनी है कि एक माध्यम में गमन करती हुई प्रकाश की किरण जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो दोनों माध्यमों को जो पृथक करने वाली सतह है, अर्थात हम कह सकते हैं पृथककारी सतह से टकराकर वह अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है, और यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब यदि हम बात करें कि किस प्रकार से विचलित हुई, तो यहाँ पर हम अपवर्तन हमेशा किन्हीं दो माध्यमों के बीच में होता है। तो यहाँ पर हम लेते हैं कि ये अपने पास एक कांच की सिल्ली है, ये अपने पास कोई कांच की सिल्ली है यानी, और यहाँ पर अपने पास ये हवा वाला माध्यम है, यानी कि हम किन्हीं दो माध्यमों के बीच में होगा। पहला जो माध्यम है वो क्या है? हवा। और दूसरा जो माध्यम है वो क्या है अपने पास? कांच। दो माध्यम है अपने पास। अब यहाँ पर प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, तो करवाते हैं। यहाँ से हम मानते हैं कि यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आई, ये अपना हो गया अभिलंब। अभिलंब के बारे में हम पिछली क्लासों में चर्चा कर चुके हैं। अब प्रकाश की किरण जैसे ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करेगी, तो इसको जाना तो इस दिशा में चाहिए था, उसकी मूल दिशा तो ये थी। तो ये मूल दिशा में नहीं जाने की बजाय किधर की ओर चलेगी? तो ये इधर की ओर मुड़ गई। ये प्रकाश की किरण किधर की ओर मुड़ गई? इधर की, यानी कि अभिलंब के पास की ओर मुड़ गई, हम ऐसा कह सकते हैं। जाना तो उसको इस दिशा में चाहिए था, लेकिन वो अपनी मूल दिशा से विचलित हो गई, और यही घटना प्रकाश का क्या कहलाई? अपवर्तन कहलाई। किन्हीं दो माध्यमों के बीच में अपवर्तन होगा। यहाँ तक बात ध्यान में आ गई आपको। अब यदि हम देखें कि प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश किया, तो वापस कांच से कहाँ पर प्रवेश करेगी? तो वापस कांच से वो बाहर आएगी, यानी कि वापस कहाँ आएगी? वो वापस हवा में आएगी। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि यहाँ से प्रकाश की किरण वापस बाहर निकलेगी। ये अपने पास क्या हो गया? तो ये हो गया अपने पास अभिलंब। अब यहाँ से जैसे ही प्रकाश की किरण बाहर आएगी, तो इसको जाना तो किस दिशा में चाहिए था? जाना तो इसको एकदम सीधी दिशा में चाहिए था, लेकिन हमने क्या देखा कि ये प्रकाश की किरण इधर की ओर मुड़ गई। तो इस प्रयोग के आधार पर हमने क्या देखा कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश कर रही है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश कर रही है, तो वो अभिलंब के पास की ओर झुक रही है। लेकिन फिर हमने देखा कि कांच से वापस हवा में आ रही है, तो वो अभिलंब से दूर हट जा रही है। तो हमको एक चीज़ समझ में आई। क्या समझ में आई? कि यहाँ पर दो माध्यम है, जिसमें से एक माध्यम को हम कहेंगे विरल माध्यम, और एक को हम क्या कहेंगे? सघन माध्यम। अब ये विरल और सघन क्या है? तो जहाँ पर प्रकाश की किरण का जो वेग है, यानी कि प्रकाश की जो गति है वो ज़्यादा होती है, वो तो कहलाता है विरल माध्यम। और जहाँ पर प्रकाश का वेग कम होता है वो क्या कहलाता है? सघन माध्यम। तो यहाँ पर सघन माध्यम के अंदर हम देखते हैं कि प्रकाश का वेग थोड़ा सा कम होता है, और विरल माध्यम के अंदर प्रकाश का वेग ज़्यादा होता है। तो कांच की अपेक्षाकृत जो हवा होती है वो विरल माध्यम है। तो यहाँ पर विरल माध्यम हवा हो गया, और सघन माध्यम कौन सा हो गया? कांच। तो जैसे ही प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करेगी, जैसे ही प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करेगी, तो वह अभिलंब के पास की ओर झुक जाएगी, और प्रकाश का जो वेग है वो वेग क्या हो जाएगा? वेग उसका कम हो जाएगा। प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन फिर हमने देखा कि वापस सघन से या वो हवा में प्रवेश कर रही है। हवा का मतलब क्या हो गया? कि वापस सघन से वो कहाँ प्रवेश कर रही है? विरल में। वापस सघन से वो कहाँ प्रवेश कर रही है? विरल में। और जैसे ही सघन से विरल में प्रवेश करेगी, तो उसका वेग वापस बढ़ जाएगा, वेग ज़्यादा हो जाएगा वापस। तो यहाँ पर हमने देखा कि सघन से वापस विरल में प्रवेश कर रही है तो वेग बढ़ जाएगा, और विरल से सघन में आ रही है तो वेग कम हो जाएगा, और वेग कम होगा तो अभिलंब के पास आएगी, वेग बढ़ेगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हैं जो अपने को ध्यान में रखनी है, क्योंकि 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था इसी से संबंधित कि आयताकार कांच के स्लैब से अपवर्तन को समझाइए। तो इस प्रकार से अपने को समझाना था कि किस प्रकार से ये प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, तो उसका वेग कम होता है, और वेग कम होने की वजह से वो अभिलंब के पास की ओर झुक जाती है। अब हम बात करेंगे अपवर्तन पर आधारित कुछ घटनाओं के बारे में, कि अपवर्तन पर आधारित कौन कौन सी घटनाएं, उनके बारे में यदि हम चर्चा करें तो देखो यहाँ पर
अब यदि हम बात करें सबसे पहले कि सिक्के की बात करें कि सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई क्यों देता है। क्वेश्चन आ जाए मान लो कि क्या कारण है, सिक्का अपनी पानी में रखा हुआ जो सिक्का होता है, पानी में डूबा हुआ जो सिक्का होता है, वह अपनी मूल स्थिति से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये किस कारण से होता है? तो एक्चुअल में ये अपवर्तन पर आधारित घटना है सारी की सारी, अपवर्तन के कारण ही ऐसा होता है। लेकिन होता किससे है तो वो देखो यहाँ पर प्रयोग के तौर पर यदि हम समझें तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक पानी का बीकर ले लिया और उसमें यहाँ तक पानी भर दिया हमने। यहाँ तक हमने इसके अंदर क्या किया, पानी भर दिया। अब हम देखते हैं कि इस पानी में डूबा हुआ कोई सिक्का है, मान लो यहाँ पर कोई सिक्का रखा हुआ है, यहाँ पर कोई सिक्का रखा हुआ है और ऊपर से हम इस सिक्के को देख रहे हैं। यहाँ पर कोई सिक्का रखा हुआ है और ऊपर से हम इस सिक्के को देख रहे हैं, तो हम देखते हैं कि प्रकाश की किरण हमेशा वस्तु से आंख तक जाती है। क्योंकि पाठ के स्टार्टिंग में हमने सीखा था कि जब प्रकाश की किरण वस्तु से हमारी आंख तक आती है तब अपने को वो वस्तु दिखाई देती है। तो प्रकाश की किरण हमेशा सिक्के से अपनी आंख तक जाएगी, यानी कि प्रकाश की किरण इधर से जाएगी। ये प्रकाश की किरण गई यहाँ से, ये हम देखते हैं कि ये अपना क्या हो गया, तो ये हो गया अपने पास अभिलंब। अब जैसे ही प्रकाश की किरण बाहर जाएगी तो ये वाला जो माध्यम है, ये पानी वाला जो माध्यम है, वो कौन सा माध्यम है, तो ये अपने पास है सघन माध्यम। क्योंकि हवा की अपेक्षा करते ये माध्यम तो सघन ही हुआ, और हवा वाला जो माध्यम है वो कौन सा है, विरल माध्यम। जब सघन से विरल में प्रवेश करती है तो उसका वेग बढ़ जाएगा और वेग बढ़ने के कारण वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो देखो यहाँ पर उसको जाना तो इस दिशा में चाहिए था, उसकी मूल दिशा तो ये होनी चाहिए थी, लेकिन हमने क्या देखा, वो तो अभिलंब से दूर हट जा रही है, यानी कि वो इस दिशा में जा रही है। किस दिशा में जा रही है, इस दिशा में। तो यहाँ पर यदि हम बाहर से देखते हैं, बाहर से यदि हम इसको देखते हैं तो हमको क्या दिखाई देता है, बाहर से यदि हम देखते हैं तो अपने को दिखाई देता है कि ये जो प्रकाश की किरण किधर से आ रही है, इधर से आती हुई प्रतीत होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो सिक्का है वो कहाँ पड़ा हुआ दिखाई देता है, तो अपने को लगता है कि भाई सिक्का यहाँ पर पड़ा हुआ है, क्योंकि ये प्रकाश की किरण यहाँ से आती हुई दिखती है, इसलिए अपने को लगता है कि पर सिक्का यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसलिए इस कारण से अपने को सिक्का जो है अपनी मूल स्थिति से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये किस कारण से होता है, तो प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है तो उसका वेग बढ़ जाता है, और वेग बढ़ जाने के कारण उसका जो वो अभिलंब से दूर हट जाती है, और अभिलंब से दूर हटने के कारण सिक्का जो है वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर यदि पेंसिल की चर्चा करें तो पेंसिल में भी वही होता है। पेंसिल में यदि हम देखें तो वो भी यही बात है, पेंसिल भी देख लेते हैं। यही लिया हमने, पानी से भरा एक बीकर ले लिया, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, जिसमें हमने क्या किया, एक पेंसिल डुबो दी। ये हमने एक पेंसिल डुबो दी इसकी। अब जब ये प्रकाश की किरण इस पेंसिल से हमारे आंख तक जाएगी, यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे इस पेंसिल को देखते हैं तो प्रकाश की किरण यहाँ से जाएगी, इधर से प्रकाश की किरण जैसे ही जाएगी तो ये अपना अभिलंब हो गया, ये अपना क्या हो गया, अभिलंब हो गया। अब उसको जाना तो इस दिशा में चाहिए था, लेकिन हम देखते हैं कि सघन से विरल में प्रवेश करती है तो उस किस दिशा में जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। तो हमको क्या, यदि हम बाहर से इस किरण को देखते हैं तो अपने को इस दिशा से आती हुई प्रतीत होती है, ये किरण इस दिशा से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये जो डूबी हुई पेंसिल यानी कि जो डूबा वाला भाग है ना, वो अपने को ऐसे ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये जो जितना पार्ट पानी के अंदर डूबा हुआ है वो थोड़ा वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। पेंसिल का जो डूबा वाला भाग है ना, जो पानी में डूबा हुआ है, वो अपने को ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर अपने को एक चीज़ समझ में आई कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश कर रही है तो वो विलंब से दूर हट रही है, इसी कारण से सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, इसी कारण से पेंसिल ऊपर उठी हुई दिखाई दे रही है, इसी कारण से उस ग्लास में रखी हुई जो स्ट्रॉ होती है वो इसी कारण से अपने को ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो यहाँ तक कुछ बातें थी जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, यानी कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब यदि हम बात करें सूर्य की स्थिति की कि क्या कारण है कि सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के पश्चात कुछ समय तक सूर्य अपने को दिखाई देता है। सूर्य उदय से पहले अपने को कुछ समय पहले ही अपने को सूर्य दिखाई देना चालू हो जाता है, और सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक अपने को सूर्य दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा अपवर्तन के कारण ही होता है। लेकिन अपवर्तन होता किस प्रकार से है, तो वो देखो यहाँ पर। तो यहाँ पर बात क्लियर हो गई सिक्के वाली और पेंसिल वाली, सिक्के वाली और पेंसिल वाली बात क्लियर हो गई। अब यदि हम बात करें सूर्य वाली कि सूर्य का क्या है, सूर्य का मैटर एकदम सरल है। हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर वायुमंडल है। क्या है, हमारे चारों ओर वायुमंडल है। ये अपने पास ये हमारी क्या होगी,
तो यहाँ पर हम चित्र के हिसाब से समझते हैं, चित्र के हिसाब से किस प्रकार से लिखेंगे। और ये लाल कलर का सूर्य हो गया अपने पास, क्या हो गया, सूर्य। ये हमारे पास सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है। सूर्य से प्रकाश की किरण पृथ्वी तक पहुंचेगी। तो जब प्रकाश की किरण सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती है तो उसको वायुमंडल की कई परतों से होकर गुजरना पड़ता है। हम जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसका घनत्व कम होता जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे चारों ओर वायुमंडल विद्यमान है और उस वायुमंडल की अनेक परतें हैं। क्या है, अनेक परतें। उस वायुमंडल की ऐसे अनेक परतें हैं। और जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है ना, तो इस अनेक परतों से होकर उसको गुजरना पड़ता है। और ये जो नीचे वाली जो परत होती है वो ऊपर की अपेक्षा कर तो थोड़ी सी विरल होती है। यानी कि ये विरल है और ये वाली फिर सघन है, ये उससे ज़्यादा सघन है, ये उससे ज़्यादा सघन है। यानी कि ये जो प्रकाश की जो किरण होती है वो हम देखते हैं धीरे धीरे सघनता की ओर प्रवेश करने लगती है। और जैसे ही विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब के पास की ओर झुकती जाती है। और इसी कारण से सूर्य जो है वो अपनी मूल स्थिति से, या हम कह सकते हैं सूर्य अपनी क्षैतिज रेखा से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इसी कारण से हम देख सकते हैं कि इसका आंसर के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे इसको। तो हम लिखेंगे कि हमारे चारों ओर वायुमंडल विद्यमान है और उस वायुमंडल की अनेक परतें हैं। जब सूर्य का प्रकाश हम पृथ्वी तक पहुंचता है तो उस वायुमंडल की अनेक परतों से, उस वायुमंडल की परतों से उसका अनेकों बार अपवर्तन होता है। नीचे की परत अपेक्षाकृत विरल और ऊपर की परत जो होती है वो क्या होती है, सघन होती है। इसी कारण से जो प्रकाश की किरण हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है तो वो अभिलंब की ओर झुकती जाती है, जिस कारण से सूर्य जो है वो क्षैतिज रेखा से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार से जैसे जैसे मैंने आंसर बोला है आप कॉपी में नोट कर लीजिए और इस प्रकार से इसका जो आंसर है वो आप आसानी से लिख सकते हैं। चित्र के हिसाब से हमने सीखा कि सूर्य के प्रकाश की किरण आई, मान लो सूर्य से ऐसे प्रकाश की किरण आई, फिर वो अभिलंब की ओर झुकी, अभिलंब के पास की ओर झुकी, फिर वो यहाँ से झुकती जाती है, फिर वो यहाँ से झुकती जाती है। इसी कारण से ये प्रकाश की किरण का बार बार अपवर्तन हो रहा है। इसी कारण से सूर्य की जो आभासी स्थिति है वो क्षैतिज रेखा से थोड़ी सी ऊपर उठाई हुई दिखाई देती है। तो यहाँ तक हमने सीखा कि प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित कौन कौन सी घटनाएं हैं। अब यदि हम बात करें प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में तो एकदम थोड़ी सी देर की बात और है। वर्ण विक्षेपण वाला जो टॉपिक है वो एकदम सरल ही है। वर्ण विक्षेपण से पहले इसकी कुछ एक और घटना है जिसके बारे में यदि हम बात करें तो वो क्या है, देखो जो परीक्षा में पूछा भी जाता है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम लेते हैं, यहाँ पर हमने पानी से भरा हुआ पानी से भरी हुई एक टंकी ले ली, उस पर प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया वो देखो, यहाँ पर ये पानी अपने पास, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। वही सघन माध्यम विरल माध्यम वाली बात है। एक ही बात बार बार रिपीट हो रही है अपवर्तन के अंदर, सघन माध्यम विरल माध्यम। सिक्के के अंदर देखा तो सघन और विरल, आयताकार स्लेब में देखा तो सघन और विरल। अपने को पता है कि ये पानी जो है वो सघन है हवा की अपेक्षा करते, क्योंकि प्रकाश का वेग पानी में कम होता है, हवा में ज़्यादा होता है। तो ये सघन माध्यम हो गया, ये विरल हो गया। अब देखो यहाँ पर किस प्रकार से होता है। अब हम देखते हैं कि अपने को एक चीज़ तो ध्यान में है। वो क्या ध्यान में है कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है, यानी कि ये सघन माध्यम हो गया, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करेगी, यह विलंब हो गया, उसको जाना इस दिशा में चाहिए था लेकिन वो इधर की ओर मुड़ गई। तो हमने क्या देखा कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है तो वो उसका वेग बढ़ जाता है और वह विलंब से दूर हट जाती है। इतना अपने को ज्ञान है। और अपने को ये भी पता है कि ये आपतित किरण है, आने वाली जो किरण होती है वो आपतित, और ये जो कोण बन रहा है वो कौन सा वाला कोण बन रहा है, वो बन रहा है आपतन कोण। कौन सा कोण बन रहा है, आपतन कोण बन रहा है। तो यहाँ पर ये आपतन कोण हो गया। फिर हम देखते हैं कि हम जैसे जैसे आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाते हैं, यानी कि हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर हमने आपतन कोण का मान थोड़ा सा और बढ़ा दिया, यहाँ पर थोड़ा कम था, अब हमने आपतन कोण का मान बढ़ा दिया थोड़ा सा, इस आई का मान थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो ये किरण जानी तो इस दिशा में चाहिए थी लेकिन इधर की ओर निकल गई। फिर हमने देखा कि फिर थोड़ा सा मान और बढ़ाया हमने, फिर इस आपतन कोण का मान थोड़ा और बढ़ा दिया, और जैसे ही बढ़ाया तो ये इस समतल के समांतर निकल गई। एक बार आपतन कोण का मान ऐसा आया, ऐसा एक विशिष्ट मान है आपतन कोण का, हमने क्या देखा कि ये जो अपवर्तित किरण है वो एकदम समतल के समांतर निकल गई। यानी कि यहाँ पर जो बनने वाला कोण था वो कितने डिग्री था, 90 डिग्री बना। अपवर्तन वाला जो कोण था
वो कितने डिग्री बना, 90 डिग्री बना। तो यहाँ पर इसको किस प्रकार से लिखेंगे, तो हम जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण का प्रकाश का जो वेग है वो बढ़ जाता है, जिस कारण से वह अभिलंब से दूर हट जाती है। इसी प्रकार हम अभी आपतन कोण के मान को यदि बढ़ाते जाएं तो हम देखते हैं कि आपतन कोण का एक विशिष्ट मान, जिसमें अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो जाता है और अपवर्तित किरण जो है वो समतल के समांतर निकल जाती है, वो वाला आपतन कोण का जो विशिष्ट मान है वो क्या कहलाता है, वो आपतन कोण कहलाता है क्रांतिक कोण। क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, परीक्षा में आ जाएगा क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है तो उसका वेग बढ़ जाता है, जिस कारण से वह विलंब से दूर हट जाती है। इसी प्रकार यदि हम सघन माध्यम के अंदर आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाएं तो आपतन कोण का एक विशिष्ट मान, जिसमें अपवर्तित किरण समतल के समांतर निकल जाती है और अपवर्तन कोण जो है वो 90 डिग्री का बनता है, वो वाले आपतन कोण का विशिष्ट मान क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। फिर हम देखते हैं कि आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण से भी ज़्यादा बढ़ाएं, यानी कि फिर हम आपतन कोण के मान को और बढ़ाएंगे, और बढ़ा दिया हमने आपतन कोण के मान को और बढ़ा दिया, आई का जो मान था वो थोड़ा सा और बढ़ा दिया, तो हमने क्या देखा कि किरण दूसरे माध्यम में जाने की बजाय वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। हमने इस आपतन कोण के जैसे ही हमने आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण से भी ज़्यादा बढ़ाया, ये तो क्रांतिक कोण था, जैसे ही हमने क्रांतिक कोण से भी ज़्यादा बढ़ाया तो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाने की बजाय पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। और ये घटना क्या कहलाती है, तो ये घटना कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहलाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, दो चीज़ें हमने सीखी, एक तो सीखा कि क्रांतिक कोण किसे कहते हैं और एक हमने सीखा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में हम लिख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश का वेग बढ़ जाता है, जिसके कारण से वह विलंब से दूर हट जाती है। और यदि हम आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण से भी ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, यदि उसके आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण से भी ज़्यादा बढ़ाएं तो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाने के बजाय पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, और यही घटना प्रकाश का क्या कहलाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। तो यहाँ पर हमने सीखा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है और क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर होती है अपनी किसके बारे में, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण के बारे में। अब हम बात करेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। एकदम सरल सी बात है, देखो यहाँ पर एक ही मिनट में समझ में आ जाएगा। वो क्या है, तो ये अपने पास कोई प्रिज्म है, ये क्या है, प्रिज्म है, और ये सूर्य है, ये अपने पास क्या है, सूर्य है। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश इस प्रिज्म से होकर गुजरता है, हम देखते हैं कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश इस प्रिज्म से होकर गुजरता है तो ये जो है वो 7 रंगों अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है, और यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। सूर्य के श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद में इसका अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाना ही क्या कहलाती है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। अब इस रंगों को एक पर्दे पर प्राप्त करना, या हम कह सकते हैं एक पट्टी पर प्राप्त करना, क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम। क्वेश्चन आ जाए स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, तो सूर्य का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है वह अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है, और इन अलग अलग रंगों को एक पर्दे पर प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब ये अलग अलग रंगों के नाम किस प्रकार से याद करोगे, तो एक ट्रिक किताब में दे रखी है, नाम क्या है, तो नाम है विबग्योर। अब इसके अंदर दे रखा है V बराबर वॉयलेट, I बराबर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इस प्रकार से लाइन से नाम याद कर सकते हो, वैसे परीक्षा में पूछे तो नहीं जाते हैं। तो यहाँ तक हमने सीखा कि वर्ण विक्षेपण किसको कहते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसको कहते हैं। अपना जो कुछ टॉपिक बाकी रह गया है वो क्या है, वो है अपवर्तन के नियम, जो हमने छोड़ दिए थे। अब करते हैं, चलो अपवर्तन के नियम समझते हैं। देखो अपवर्तन के नियम क्या है, समझने तो अपने को पहले चाहिए, लेकिन ध्यान में नहीं रहा तो अब कर लेते हैं, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अपवर्तन के नियम पहले समझो बाद में समझो, एक ही बात है। एकदम सरल से नियम है, जैसे परावर्तन के थे वैसे ही नियम है। देखो यहाँ पर हमने क्या देखा था, ये कांच की सिल्ली है, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आई, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आई, ये ऐसे निकल गई, ठीक है, जाना इस दिशा में चाहिए था, ये सीखा था हमने।
तो यहाँ पर इसका अपवर्तन का पहला नियम क्या कहता है? अपवर्तन का पहला नियम कहता है कि ये जो आपतित किरण है, आने वाली जो किरण होती है वो क्या होती है? आपतित, और जाने वाली जो किरण होती है इसके अंदर अपवर्तित होगी। अपवर्तित कौन सी किरण होगी? अपवर्तित। उसके अंदर तो परावर्तित थी क्योंकि परावर्तन हो रहा था, यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है तो अपवर्तित किरण है। तो यहाँ पर अपने को क्या लिखना है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, यानी कि ये जो सीधा खड़ा है वो आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में दिख रहे हैं क्या? एक ही तल में स्थित होता है। पहला नियम हो गया कंप्लीट, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होता है। अब यदि हम बात करें इसके दूसरे नियम की, तो इसका दूसरा नियम क्या है? तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात है वो हमेशा स्थिर होता है, यानी कि नियतांक होता है, नियत होता है, बार बार बदलता नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका जो आपतन कोण है और अपवर्तन कोण है, इन दोनों का जो अनुपात है वो हमेशा क्या होता है? स्थिर होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि अपवर्तन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, इन दोनों का जो अनुपात है वो क्या रहता है? नियत रहता है या नियतांक रहता है? नियत रहता है, मतलब स्थिर रहता है, बार बार बदलता नहीं है। तो यहाँ पर ये इसी नियम को हम क्या कहते हैं? इसी नियम को हम कहते हैं स्नेल का नियम। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। अब उसके बाद अपने को बताया हुआ अपवर्तनांक के बारे में। अपवर्तनांक कुछ खास नहीं है, किसी दो माध्यमों में वेग के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे यहाँ पर दो माध्यम है, एक हवा और एक कांच, इन दोनों माध्यमों के प्रकाश का जो वेग का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा? अपवर्तनांक कहलाएगा। जैसे हम मानते हैं कि हवा के अंदर इसका वेग है, इसका वेग जो है वो कितना है? 1 मीटर प्रति सेकंड, ऐसा मान लेते हैं, और इसके अंदर कितना है? तो 2 मीटर प्रति सेकंड, ऐसा हम एग्जाम्पल के तौर पर हमने इसका वेग मान लिया। तो इन दोनों वेग के जो अनुपात होगा वही क्या कहलाएगा? इन दोनों के वेग का अनुपात का मतलब क्या हो गया? बट्टा 1/2। इन दोनों के वेग का जो अनुपात होगा वही क्या कहलाएगा? वही कहलाएगा अपवर्तनांक। क्या कहलाएगा? अपवर्तनांक। तो यहाँ पर अपवर्तनांक की बात समझ में आई कि अपवर्तनांक किसको कहते हैं? तो किन्हीं दो माध्यमों के बीच में वेग के, प्रकाश के वेग का जो अनुपात है वही क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। तो यहाँ तक हमने अपवर्तन के नियम समझ लिए, अपवर्तनांक समझ लिया, अपवर्तन पर आधारित जो घटनाएं थी उनके बारे में चर्चा कर ली। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।